हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, सो मेरे प्यारे बच्चों, yesterday was very interesting day for us where we completed with the entire revision as well as Karo, right? And I believe you guys have now a good amount of confidence in whatever we have studied till now. Yes? Okay, perfect. So today we are going to discuss two very important concepts, that is cost audit and branch audit. Once done, we are done with the chapter today, right? So tomorrow we'll be starting with what? The new chapter. Okay? Yes. So everyone now need to concentrate. Everyone, tu idhar बैठ पीछे bench पे जा. Okay. So let us start with now the new concept today, right? And everyone need to concentrate. Ready? Yes sir. Okay. So किताब खोलते हैं. खोलो ना किताब. यस, ये हो गया. चलो, बहुत मजा आएगा. बहुत 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 थरा. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट टुडे. अरे हियर सेक्शन नंबर 148 कॉस्ट ऑडिट. अब सब लोग ध्यान देंगे एकदम अच्छे से. आज सर बहुत भारी पढ़ेंगे एकदम, ठीक है ना? चलो. नहीं, तुम रोज नहीं बोलते ऐसा, इसके लिए आज बहुत भारी पड़ाएगा. आज तो तुम बोलोगे मतलब सर आज क्या खा के आए, रोज खा के आओ. इतना भारी पड़ा रहा आज. नहीं, वो सिर्फ सताक्षी खाती, वो एडी हो. मैगी बिगी नहीं खाते. मैं बचपन में खाता था बहुत, अब नहीं. जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, साथ में मैगी भी खाता था. कितना टाइम पास चाहिए तुमको? चलो कॉन्सेंट्रेट करो. चलो आ जाओ. अभी ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से. सुनना, वो छोरे का फोन नंबर बाद में लेना. तू लड़कों के फोन नंबर मांग रहा. तू राहुल ना, तेरा नाम क्या? तेरा राहुल. अभिषेक. अरे क्या अभिषेक? छी 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 छी. ओ तू भी मतलब क्या रे भाई, तेरे को क्या सोचा था? स्टड आदमी है तू. एंड छी नहीं, ऐसा छी नहीं बोलना चाहिए, बट क्लास में छी तो नहीं बोल सकते. चॉइस अपनी अपनी. चुप. अभी सर पढ़ा रहे ना, ध्यान देगा अभी. चलो मेरा बच्चा ध्यान देगा अभी. विनीत किधर है? हाँ चलो उधर. छोरे हाईलाइटर से बाद में खेलना. अब तू रख अभी. ओके, अभी सर पढ़ा रहे, ध्यान देना. आज बहुत भारी पढ़ाने वाला हूं मैं, मस्त एकदम. सेक्शन नंबर 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. दीदी ध्यान देना प्लीज, है ना? अब वापस अगर वो खाया तो याद रखना. अब मेरे को अभी गुस्सा मत दिलाओ. अब मेरे को पढ़ाने का है. मैं मजाक नहीं कर रहा. नहीं, अभी मेरे को पूछो मत. मेरा लंच हो गया आज, तो अब कोई भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं. प्लीज ध्यान देगा एकदम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आखिरी कॉन्सेप्ट है. चलो ना, कर सकते हैं अपन. सेक्शन नंबर 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. यह है सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1. ये किताब में कहीं नहीं है, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? ये बेयर एक्ट से पढ़ रहा हूं. अब आपको पता है कि हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस हम लोग कहां से ले रहे? बेयर एक्ट से ले रहे. वो जरूरी है कि क्या चीजें कैसे आ रही है सब समझने के लिए. सो 148 सबसेक्शन 1 की बात हो रही है यहां. ओके, 148 सबसेक्शन 1. अब एकदम मस्त प्यार से सुनेंगे, समझेंगे, खत्म करेंगे इसको. और मेरी बात को समझना, आज तो आधे घंटे में 1 घंटे में अगर खत्म हो गया ना, लगे छोड़ देगा मैं. हाँ मतलब आज चैप्टर खत्म करना है ना, खत्म होगा. अगर आप इज्जत में ईमानदारी से सुनोगे, समझोगे ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा. और जब मैं ऑडिट पढ़ाता हूं खास करके, मेरा फंडा एकदम सिंपल है. उस दिन का टारगेट अगर मेरा खत्म हो गया, आई लीव द क्लास. आप पिछले बैच वाले बच्चों को पूछ सकते हो, बट पढ़ान देना अच्छे से, ठीक है ना? यस. सो सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. तो अभी मालिक हम लोग कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं.
So notwithstanding anything contained in this chapter, the central government may by order, फिर से ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट may by order. अब अपन ने 143(11) का तो काम खत्म कर दिया, ऑर्डर कारो, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, वो खत्म. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, मतलब बाकी जो है वो है, उसके अलावा और ये अभी आ रहा है. तो केंद्रीय सरकार एक ऑर्डर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ, दोबारा से क्या बोला उन्होंने, इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या बोला, सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. डायरेक्ट दैट, डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्ट, बराबर के नहीं, उन्हें बोलेंगे इंस्ट्रक्ट दैट द पर्टिकुलर्स relating to utilization of material, labor or other items of cost be included in the books of accounts kept by that class of companies. सही है एकदम? यस सर. तो इस 148 सबसेक्शन 1, इसका जिक्र हम लोग ने कारों में भी किया था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स. Whether company who is required to maintain cost records as specified under section number 148 subsection 1 has been maintained or not. तो अभी आप समझिए बात को, हुआ क्या, 148 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है. सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई कुछ क्लास ऑफ कंपनीज, दिख रहा है क्या आपको, यहां पे हमने इसको अंडरलाइन किया है या इसको हाईलाइट कर देते हैं. चलो, क्या बोला यहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, सच क्लास ऑफ कंपनीज, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को केंद्रीय सरकार बोलेगा ऑर्डर के अंदर कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है. यह बात क्लियर है? सो इन एडिशन टू योर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट यू रूटीनली मेंटेन, along with that you have to maintain what the cost records as well. इसमें कोई दिक्कत? This is very simple. So अब यहां पे ये किस में लिखा होगा, ये किस में लिखा होगा, सुना ही नहीं आ रहा मुझे, ये 148 सबसेक्शन 1 में लिखा है, बट ये किसके तहत आएगा, अभी रियल लाइफ में कहां से आएगा, ये ऑर्डर आएगा ना भाई, कुछ तो बोलो ना. ये सर ऑर्डर आएगा ना, क्योंकि 148 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू एन ऑर्डर रिलेटिंग टू दिस. Section is not stating about which class of companies. So which class or description of companies are we supposed to look for? Which class of companies where to look for? Sir, in the order. समझा बात को? Yes sir. तो इसीलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब मेरा बच्चा क्या पढ़ेंगे बताओ? ऑर्डर. सो जो अपने नोट्स में है वो क्या है? ऑर्डर है. बट वो ऑर्डर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये उसका रीजन, उसका बेस हम लोग कहां जाके पढ़ रहे हैं? सेक्शन में. नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि साहब मैं ये पढ़ रहा हूं, ये कहां से है, इसका ओरिजिन कहां से. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट नामक एक सेक्शन है 148, और उस 148 सबसेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है ऑर्डर देने का कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. ऑल गुड है? यस सर. सो यहां पे चलो मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? साथ में तो लिखेंगे. हाँ, इसीलिए तो सिंगल मरेगा, पता है. तो यहां पे जो पेन से लिखेंगे बोलता है, ऐसा लिखने का आपने, तो पूरा जो ऑर्डर का समरी बनेगा ना, बराबर, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये इस 2 पेजेस में आपको फिट करना है, समझे ना? तो फर्स्ट 1/4 पेज तक जो लिखूंगा वो 1/4 पेज तक होगा, फिर नीचे क्लास ऑफ कंपनीज आएगा, फिर उसके बाद उनका ऑडिट एप्लीकेबिलिटी होगा, और नीचे रिपोर्टिंग होगा. ऐसे 4 सेक्शंस में आपको लिखना है. मतलब आपको स्पेस मैनेजमेंट भी समझ में आना चाहिए ना. तो आप समझो, हम लोग हमारे ये समरी चार्ट जो बनेंगे ना, बराबर, मैं आपको ये क्लास में लिखवा रहा हूं. अभी बहुत से बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं, सर आप ये प्री प्रिंटेड क्यों नहीं दे दे के नक्की करते, बराबर के नहीं सर, डायरेक्टली इसको प्रिंट करके दे दो ना, सब चार्ट रेडी है ना आपके पास. बट लिख के जो रजिस्ट्रेशन होता है दिमाग के अंदर, उसका मजा अलग है.
बराबर, तो इसीलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि चीजें क्लास में हम लोग लिखे, ठीक है ना? यस सर। चल मेरा बच्चा हेडिंग देगा अभी, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो ये चीज आई, ऑर्डर के अंदर रूल्स आई है। सो ये हेडिंग है मालिक, हॉरिजॉन्टल बुक में लिखना है, हॉरिजॉन्टल पेज में क्या मैटर्स। हाँ तो उसके लिए फिर आप जगह छोड़ना है, तो वैसे भी एक पेज खाली हो ही जाएगा ना, अगले 11 मैटर आप लिखोगे ही ना। अगले 11 मैटर हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे 2-2 पेजेस, फिर आपको बोलूंगा उसका समरी किस तरीके से बनाना है। सो 1.5 पेज और छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? 1.5 पेज छोड़ के, ताकि फिर वो 21 पॉइंट्स हो जाएंगे। वो रिमेनिंग 11 पॉइंट्स के मेमोरी टेक्निक भी आपने नोट कर लिया होगा, बराबर, वेरी गुड। सो चलो ओके, सो अब बात हो रही है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 की। मेरा बच्चा ध्यान देगा एकदम अच्छे से। अभी इसके अंदर सबसे पहले जो कंडीशन आएगी वो किस रिलेटेड होगी? एनी गेसेस? वेरी गुड। तो सबसे पहले बात होगी किसके बारे में? रिकॉर्ड्स के बारे में। चलो कंसंट्रेट करेंगे। हम लोग को जो लिखना है, बराबर के नहीं, वो कैसे लिखना है, एकदम अच्छी राइटिंग निकालना है, ताकि हम लोग को वो बाद में क्या हो बच्चा, समझ में भी आए। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, नहीं तो बाद में क्या लिखा है वही समझ में नहीं आएगा, तो समरी का फायदा ही नहीं होगा। सो अब बात हो रही है रिकॉर्ड्स की। अभी यहां पे रिकॉर्ड्स की जब बात करते हैं तो अब आप समझिए बात को। रिकॉर्ड्स के अभी 2 हिस्से होंगे। यहां पे सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे 2 हिस्से हो जाएंगे मेरा बच्चा, कि एक ये किसे एप्लीकेबल है एंड दूसरा ये किसे, बोलो बच्चों, नॉट एप्लीकेबल है। तो ये जो भी बातें होगी अभी, ये होगी किससे रिलेशन में? 148 सबसेक्शन 1 से रिलेशन में। सो किसे एप्लीकेबल होगा और किसे नॉट एप्लीकेबल होगा। सो इट इज फर्स्ट, कहानी खत्म करते हैं, टू हुम इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये किसे एप्लीकेबल नहीं होगा? कंपनीज विच आर, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, कंपनीज which are classified as micro and small as per micro, small and medium enterprises डेवलपमेंट एक्ट 2006। आई बात समझ में? तो इन कंपनीज को बकायदा क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एकदम बात? फोकस, आपका ध्यान यहां पे आकर्षित करना चाहूंगा कि एमएसएमई एक्ट के अंदर 3 टाइप के कंपनीज डिफाइन होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। बट उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज को क्या बोल रहे हैं बच्चों? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनीज विच आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो मतलब एमएसएमई में 3 टाइप की कंपनीज आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन किसे दिया गया है? सुना ही नहीं आया मेरे को? ओनली टू दी माइक्रो कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। क्लियर एकदम बात? तो नॉट एप्लीकेबल वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब देखो समझने की कोशिश करो, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी?
बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की। तो 148 सबसेक्शन 1 में पहला क्या चीज आया? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वो क्यों आया? क्योंकि मालिक अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तभी जाके तो क्या होगा? ऑडिट होगा, नहीं तो थोड़ी होगा भाई। सही बात है ना एकदम? यस सर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रिकॉर्ड्स। एंड रिकॉर्ड्स में इन एंड नॉट एप्लीकेबल, तो बात ही खत्म हो गई ना, रिकॉर्ड्स ना ऑडिट खत्म। अभी इसके नीचे कुछ नहीं लिखना अपने को, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अब रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो ऑडिट का विषय नहीं, ऑडिटर का विषय नहीं, रिपोर्टिंग का विषय नहीं। समझा बात को? यस सर। अब बातें करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, किसे किसे एप्लीकेबल है। समझो बात को। इट इज एप्लीकेबल टू, it is applicable to class of companies which are class of companies which are, क्या लिखा हुआ है वहां पे? engaged in what? production of goods and services। ऐसा लिखा था ना इधर? देखो, particular production of such goods or providing such services। तो ये किसे एप्लीकेबल है? क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बराबर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग foreign companies, including what? foreign companies। तो किसे किसे एप्लीकेबल है? class of companies which are engaged in production of goods and services। आई बात समझ में? as may be prescribed, है ना? so including what? foreign companies। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे foreign companies भी क्या हो गए दोस्तों? इंक्लूड हो गए, जस्ट लाइक कारो। बट अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है माय लॉर्ड, वो है हैविंग टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। क्या बोला? having total turnover greater than or equal to 35 करोड़। चलो स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से चलेंगे इसको। सो क्या बात हुई यहां पे कि इट इज एप्लीकेबल टू दैट क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। बट समझने की कोशिश करो, जिनका टोटल टर्नओवर होना चाहिए 35 करोड़ और मोर। आई बात समझ में? यहां पे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना, पूरा चार्ट जो है ना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया समझाऊंगा एकदम। सो हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ व्हाट? 35 करोड़ और मोर। अब क्या हुआ ना, आप समझो बात को, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सर एक बात पूछनी है कि सेक्शन में भी लिखा है इट विल डायरेक्ट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और जब हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर में भी बोला कि क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज हैविंग टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। बट सर विच क्लास ऑफ कंपनीज? सही है ना? बिकॉज टेक्निकली सर ऑल द कंपनीज आर ईदर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज। So exactly sir, which companies sir? You getting my point? Which companies? तो class of companies sir, where are those class of companies? नहीं, तो यही बात है। अब आप समझेंगे बात को। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ यहां पे? हाँ, थैंक्स।
सो यहां पे अब हम बात करेंगे, समझा ना अभी चार्ट कैसे। नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन व्हाट, द क्लास ऑफ कंपनीज, की एग्जैक्टली कौन से क्लास ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब समझो बात को, मेरी बात सुनो, सारे कंपनीज को नहीं लेंगे जिसका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है। समझेगा बात को, नहीं समझे, मैं समझाता हूं, लाइव स्ट्रीम वालों फोकस करो। आप लोग सब कंपनीज हो, बराबर के नहीं, आप सबका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है मान लो, बराबर के नहीं, बट आप सबको नहीं बोलेंगे कि आप लोग क्या करो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। उसमें हम लोग स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे जो कुछ टाइप के गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे समझे नहीं समझे? तो अब वो कौन से टाइप के कंपनीज, कौन से टाइप का बिजनेस, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लैरिटी आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, पक्की बात है एकदम? यस सर, चल ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझेगा तो भी पूछ लेना, समझा तो बेस्ट है। तो यहां पे अभी मेरा बच्चा अपन दो हिस्से बनाएंगे, ये आपका पूरा फर्स्ट पेज में फिट होना है, ये भी फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है ना, आराम से एकदम। तो इसलिए बोला था ये ऊपर वाला 1/4 पेज में आपका फिट होना चाहिए ना दीदी, ये हाफ पेज में ही फिट करना है, 3/4 पेज में आएगा ये पूरा, ठीक है ना। तो अब समझिए बात को, सुन रहे क्या हम? नहीं नहीं सुनना, सुनो सुनो सुनो, क्लैरिटी आएगा, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, गुस्सा मत करो। अब आप समझो यहां पे क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है। तो यहां पे बेटा दो क्लास, अभी एक सेकंड काम करो, रुको अभी, होल्ड करो, लिखो मत, तो आपको क्लैरिटी आएगा कितना जगह कैसे मैनेज करना है। रेगुलेटेड सेक्टर और अनरेगुलेटेड सेक्टर, मतलब ध्यान से सुनना, क्लास ऑफ कंपनीज में दो टाइप की कंपनीज आएगी। क्या बोल रहा मैं? क्लास ऑफ कंपनीज में दो टाइप की कंपनी आएगी, एक रेगुलेटेड सेक्टर और एक अनरेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। सो अपन सिंपल क्या बोलेंगे, जो बुक के टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करेंगे और हम बोल देंगे यहां पे सर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। सो दो टाइप के सेक्टर्स है यहां पे, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। आपको याद है बचपन में जब हम लोग मार्केट चैप्टर पढ़े थे फाउंडेशन में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करी थी, दो टाइप के मार्केट्स थे बेस्ड ऑन रेगुलेशन, एक रेगुलेटेड मार्केट और एक नॉन रेगुलेटेड मार्केट। कुछ याद आता है आपको? यस सर। तो जो कंपनीज रेगुलेटेड सेक्टर, जिनका रेगुलेटर है, तो वो आ जाती है रेगुलेटेड मार्केट के अंदर, रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर, समझे? और जो कंपनी जो रेगुलेटेड सेक्टर में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेगुलेटेड। सर फिर भी कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, मतलब आप समझिए, जो कंपनीज गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस लगाती है, जैसे पेट्रोलियम है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है ना इसको। तो वो कंपनीज किधर आएगी? रेगुलेटेड सेक्टर में। अदर देन रेगुलेटेड सेक्टर जो कंपनीज है वो कौन सी है? नॉन रेगुलेटेड। तो आप समझिए क्लास ऑफ कंपनीज में कौन सी कंपनीज है? सारे कंपनीज नहीं आएगी। देखो सारे कंपनीज कुछ ना कुछ प्रोडक्शन या कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। बट गवर्नमेंट बोलता है हम लोग सारे कंपनीज को नहीं, उन कंपनीज में से कुछ क्लास को सिलेक्ट करेंगे, और वो क्लास कौन सा है? रेगुलेटेड क्लास एंड नॉन रेगुलेटेड क्लास। ये समझा क्या बात को? अरे बोलो यस सर। तो वो क्लास ऑफ कंपनीज जो रेगुलेटेड सेक्टर में आती हो, अब ध्यान से सुनना, वो क्लास ऑफ कंपनीज जो रेगुलेटेड सेक्टर में आती हो या अनरेगुलेटेड सेक्टर में आती हो, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अगर उनका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है तो उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। बोलो आया ना? समझा गया यहां तक? समझा गया यहां तक? ये स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी आएगा। जैसे जैसे चार्ट बिल्ड होते जाएगा ना, आपको कॉन्सेप्ट पे और बढ़िया क्लैरिटी आएगा, एक कंप्लीट पिक्चर तब मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप पेशेंस रखना, ओके? रिलैक्स, ओके। अब रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनीज है? रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनीज है? सिंपल एकदम, दी के पेट ने जीपीएस, लिखो मत, बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला था आपको रुकना, मतलब स्पेस आपको कैसा मैनेज करना है, प्रॉब्लम हो जाएगी। दीदी मान जाओ।
सो मेमोरी टेक्निक है ये। क्या है? रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनी से? डी के पेट ने जीपीएस चलाया। बोलो वापस एक बार सब लोग। मजा नहीं आया, वापस एक बार थोड़ा जोर से बोलो ना। और एक बार, डी के पेट ने जीपीएस चलाया। डी मतलब दीदी, दीदी का पेट था एक, ये दीदी, दीदी का पेट था दीपक, बराबर। उस पेट ने क्या किया? जीपीएस चलाया। सही बात है एकदम, यस सर। कोई बात नहीं, दीपक ये बलिदान देगा क्लास को समझाने के लिए। सही बात है ना एकदम, यस सर। सो डी मतलब दीपक नहीं, डी मतलब ड्रग्स, रेगुलेटेड सेक्टर है। अब आप समझिए बात को, ड्रग्स इज अ रेगुलेटेड सेक्टर। आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, सूरज तेरा वाला नहीं छिछोरे, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ना। हाँ, उसके बाद डी मतलब समझा ड्रग्स, आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल, के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पेट, पेट पेट्रोलियम, ई वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी, और टी मतलब टेली कम्युनिकेशन। उसके बाद जी गैस, पी फार्मास्यूटिकल, एंड एस मतलब सुगर। आई बात समझ में? सो ये सारे कंपनीज है, इजी है ना एकदम। सो दीज आर द कंपनीज which are coming under class of companies under regulated sector, but if these class of companies are having total turnover greater than or equal to 35 crores, then only the applicability of cost records would be there for them. Then only those companies are required to maintain cost records. कुछ पल्ले पड़ा क्या आपको? Easy एकदम, yes sir. So क्या हुआ यहाँ पे बताओ मुझे बच्चों, आराम से। नहीं 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 नहीं, आप फोकस करो। चार्ट कैसा बन रहा है वो खूबसूरती को देखो। हमने कैसे बनाया देखो। सबसे पहले अपने को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो रिकॉर्ड्स फर्स्ट क्या होगा, किसे एप्लीकेबल किसे नॉट एप्लीकेबल। बहुत इजी है भाई, है ना। सो किसे एप्लीकेबल किसे नॉट एप्लीकेबल, भाई बता दे किसे नॉट एप्लीकेबल है। कंपनीज, पूरा बोलने का अच्छे से, कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। खत्म हो गई बात। अब चर्चा करेंगे टू हुम इट इज एप्लीकेबल। मेरा बच्चा मेरे को बताएगा किसको एप्लीकेबल है, तो सर इट इज एप्लीकेबल टू क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज having total turnover greater than or equal to 35 crores। सवाल ये आता है कि भाई ये ठीक है, टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ क्लास ऑफ कंपनीज, बट भाई विच क्लास ऑफ कंपनीज। तो क्लास ऑफ एरो समझ में आया कहां से आया, तो विच क्लास ऑफ कंपनीज। क्लास ऑफ कंपनीज दो सेक्टर, कौन सा, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। भाई रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनीज है, मेमोरी टेक्निक बोलो और मजा देखो। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। डी के पेट ने जीपीएस चलाया। और एक बार, डी के पेट ने जीपीएस चलाया। डी मतलब ड्रग्स, बोलना दीपक। डी मतलब ड्रग्स, आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल, स्माइल कर थोड़ा। डी मतलब ड्रग्स, आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल। पेट पेट्रोलियम, ई इलेक्ट्रिसिटी, टी टेलीकम्युनिकेशन, जीपीएस गैस, फार्मास्यूटिकल एंड शुगर। खत्म हो गई बात, यस सर, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में। अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनीज आएंगे, तो इसके अंदर आएंगे कौन से कंपनीज, क्या लिखा है यहां पे, अटैक्स ऑन सीएम। अपने महाराष्ट्र के सीएम पे अटैक हो रहा है ना आजकल, मतलब ऐसा अटैक नहीं, मतलब वो क्या, वो
हमारे सेठ को मतलब कैसा इमोशनल कर दिए, लोग भाग के जा रहे हैं उनकी टीम में से। तो क्या लिखा है यहाँ पे नॉन रिलेटेड सेक्टर में? अटैक्स ऑन सीएम। क्या करना है अपने को? सीएम पे अटैक करना है। सो बोलो ना क्या करना है? अटैक्स ऑन सीएम, बोलो ना। मतलब वो ऐसा स्पेलिंग थोड़ा अपन ने उसको मॉडिफाई किया है, समझ रहे ना बात करें? तो तुम बोलोगे सर आपकी इंग्लिश को क्या हो गया, मतलब इतनी खूबसूरत, वाह। सो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या लिखा हुआ है? अटैक्स ऑन सीएम। अटक सीएम नहीं, अटैक्स, बराबर के नहीं? सो क्या हुआ? अटैक्स ऑन सीएम, बोलो ना क्या हुआ? जरा ऐसा अटैक मतलब उसमें ऐसा वो इमोशनल अच्छे से बोलो ना। ये लाइव स्ट्रीमिंग वालों थोड़ा आवाज नहीं आ रहा आपका, कम ऑन यार, क्या बोल रहे? बोलो 1 2 3 गो। अटैक्स ऑन सीएम। अरे बोलो ऐसा, कम ऑन एनर्जी। अटैक्स ऑन सीएम। कहां है तुम्हारा जोश यार, क्या कर रहे हो? 1 2 3 गो। अटैक्स ऑन सीएम। चलो वापस एक बार अटैक करना है, थोड़ा एनर्जी चाहिए। 1 2 3 गो। अटैक्स ऑन सीएम। सही बात है। अब अटैक करने गए, अटैक करने के लिए ए मतलब चाहिए आर्म्स एंड एम्युनिशन, बराबर क्या नहीं? अब अटैक करा अपन ने, आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, बराबर। बट अटैक करके आप भागने गए अपने को, बराबर। अटैक कर लिया, भागेंगे, तो भागने के लिए चाहिए टायर, ट्यूब और टर्बोजेट, बराबर। सो अटैक करा, अटैक करने के लिए भागना पड़ेगा अभी, तो क्या चाहिए? टायर, ट्यूब, टर्बोजेट, बराबर। बट सिर्फ टायर, ट्यूब, टर्बोजेट थोड़ी चलेगा, उसके लिए गाड़ी बनानी पड़ेगी, तो स्टील भी चाहिए। तो एस मतलब क्या है? स्टील। फिर छुपना पड़ेगा, बराबर, तो छुपने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए सी मतलब क्या है? सीमेंट। बट अटैक करते करते वापस भागते भागते अगर बैकफायर हुआ होगा तो लगा भी होगा, तो एम मतलब मेडिकल डिवाइसेस। खत्म हो गया? यस सर, इजी एकदम। तो सारे कंपनीज, इतना लिस्ट इजी एकदम, बेस्ट है। सो वापस एक बार, आप समझ में आया? एकदम इजी है। सो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से कंपनीज आ गए? अटैक्स ऑन सीएम। अरे बोलो ना वापस एक बार, अटैक्स ऑन सीएम। सो अटैक करने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए? आर्म्स एंड एम्युनिशन। फिर भागेंगे तो क्या चाहिए? टायर, ट्यूब, टर्बोजेट्स, फिर स्टील, एंड लास्ट में सीमेंट एंड मेडिकल डिवाइसेस। खत्म हो गया? यस सर। नोट करेंगे इसको अभी अपन, फिर आप लिखेंगे इसको, बराबर। इजी है ना रे दोस्तों? सो ए मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिटीज नहीं बेटा, अम्यूनिशन, ठीक है। टी मतलब टायर, ट्यूब्स, टर्बोजेट्स, स्टील, तो ये आपका इस क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हाफ पेज में आपका फिट हो जाना चाहिए। चलो नोट इट डाउन फटाफट। क्या? चलो हाँ बेटा, फर्स्ट हाफ पेज में। सो नाउ हाफ पेज यहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड्स में। रेस्ट हाफ पेज जो होगा दैट विल बी, मतलब नेक्स्ट जो पेज होगा ना, नेक्स्ट हाफ, तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि ऑडिट और फिर रिपोर्टिंग। अरे नहीं समझे बाबू, एक्शन बुक दे रहे। अरे मेरा बच्चा, अभी जितना भी ये स्क्रीन पे है ना, ये आपका इस पार्ट में फिट हो जाएगा, ये इतना पार्ट। फिर इसके नीचे जो लिखूंगा वो भी इस पार्ट में होगा। सो यू विल हैव द एंटायर ऑर्डर ऑन दिस वन पेज। समझा गया? हाँ ऐसा है वो। अरे दीदी बुक नहीं है आपके पास? बुक नहीं है, जाओ खरीद के लेके आओ, जाओ। हाँ फिर हाँ नहीं करने का नहीं ना ऐसा फालतू टाइम पास। हम लोग इधर टाइम पास कर रहे हैं सब, तुम अकेले बहुत भारी अच्छा पढ़ाई करोगे। देखता हूँ जब टेस्ट होगी ना, नंबर कम आन दे तेरे को दिखाता फिर मैं। उदिता इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। दीदी पहले वहीं से शुरुआत कर रहे थे हम, क्या कर रहे हो? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बोल रहे सर दीपक को जरा एक बार सामने बुलाओ, सब फैकल्टीज नाम लेते हैं उसका, हमें देखने की इच्छा हो रही है उसे।
हाँ आया था ना, आंसर नहीं दे रहा था, गुस्सा हो गया दीपक, स्माइल भी नहीं कर रहा। ए करना दीपक स्माइल, नहीं लेने का क्या तेरा एग्जाम्पल, तू बोल दे ऐसे, नहीं लेने का क्या, तू बोल दे ऐसे, तू कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकाल, तू देख, ठीक है। ए चलो ओवर गाइस, अरे 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 बस दीदी, अरे फोटोग्राफर लिखना, चलो डन गाइस। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप। नो क्या नो, सर को मना नहीं कर सकते तुम। ए चलो ना रे, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो बहुत, ठीक है करो, आराम से लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलो शाल वी प्रोसीड नाउ। 2 मिनट बेटा, एक एक अल्फाबेट कॉपी कर रही है तू, ARMS ऐसे देख देख के कॉपी कर रही है ऐसे। चलो डन। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स, खत्म कर इसको, डन ओवर, वेरी गुड। ओके चलो बस बस बेटा बच्चा, बस अब बस बस, कितना लिखेगा बेटा, थक जाएगा ऐसे। ओके सो अभी हम लोग कहाँ हैं, एक बार क्विक रिकैप कर ले इसका। मतलब देखो अभी आप बिना बुक में देख के इतना पार्ट, उम्मीद कर रहा हूं अगर समझ में आ गया होगा तो आप बोल भी सकते हो पाएगा आपसे? यस सर। चलो लेट्स रॉक। सो हम बात हो रही है हमारी सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1 की। अब मेरा बच्चा इसके अंदर ना सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। वो कहां मेंशन किया जाएगा? इन दी ऑर्डर। बोलो ना किधर मेंशन किया जाएगा? इन दी ऑर्डर। सो ऑर्डर मतलब वो रूल्स आए, वो कौन से रूल्स थे? वो कंपनीज, अभी रहने दो भाई, अभी रिवीजन में ध्यान दो बेटा, ध्यान देना। तो कौन से रूल्स आए यहाँ पे? कंपनीज नहीं बोलना तो बोलो ना फिर, कम ऑन। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, ये सही है एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब इसके अंदर सबसे पहले देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, तो सबसे पहले ऑब्वियसली क्या आएगा? रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स की जब बात करते हैं तो दो बच्चे इसके, एक तो एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। किसे एप्लीकेबल नहीं है? कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, सही है एकदम? कुछ क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। अब देखो इनको एप्लीकेबल नहीं है तो इसका आगे का टॉपिक ही खत्म हो गया, समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ वी हैव डेवलप्ड द चार्ट नाउ। ओके, अब उसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो बेटा किसे एप्लीकेबल है? मैं भगा देगा, ये दूसरी बार हो रहा तेरा, मैं भगा देगा डायरेक्टली। मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत सीरियसली पढ़ाता हूं मैं। सो सेकंड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं किसे ये एप्लीकेबल है? तो क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज हैविंग टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। डन है ये? यस सर। मुझे बताओ बट क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में कौन सी कंपनीज आती है? डी के पेट ने जीपीएस चलाया। डी मतलब
ड्रग्स, आई मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, जीपीएस, गैस, फार्मास्यूटिकल एंड शुगर। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद नॉन रेगुलेटेड में कौन से कंपनीज आते हैं? अटैक्स ऑन सीएम, वो मजा नहीं आया, वापस एक बार, अटैक्स ऑन सीएम। ए मतलब आर्म्स एंड अम्युनिशन, टी मतलब टायर, ट्यूब, टर्बोजेट्स, फिर स्टील, देन लास्ट में सीमेंट एंड मेडिकल डिवाइसेस। परफेक्ट एकदम, यस सर। अब फिर वापस आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है 148 सबसेक्शन 1 में आते हैं। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। Provided that the central government shall before issuing such order in respect of any class of companies which is regulated under any special act, मतलब कौन सी कंपनीज? रेगुलेटेड सेक्टर वाली ना, बराबर। कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश अंडर सच स्पेशल एक्ट, मतलब सिंपल है, क्या बोल रहा है कि अगर इनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल करवाना है, जो कंपनीज किसके अंदर आती है? रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आती है, तो केंद्रीय सरकार पहले उस रेगुलेटरी अथॉरिटी से जाके कंसल्ट करेगा कि ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, इनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल करवाना, बातचीत करके फिर वो डिसाइड करेंगे करना या नहीं करना। सही बात है एकदम, यस सर। ये क्यों पढ़ना जरूरी आप समझो वापस से एमसीक्यू के लिए, क्योंकि देखो अपन ने जब कारो पढ़ा था तो कारो में क्या पढ़ा था? सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट विद नफरा फॉर कारो। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट विद द स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दैट स्पेशल एक्ट। समझा नहीं समझा? तो हमें ये बाइफर्केशन डिस्टिंक्शन क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। कारो के लिए कंसल्ट करेगा नफरा के साथ, बराबर के नहीं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए कंसल्ट करेगा उस स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी के साथ। तुम समझ रहे बात को? इसीलिए हर एक चीज बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है। समझो मेरी बात को, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? इतना सा पढ़ने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। बेयर एक्ट का सेक्शन पढ़ने के लिए चाहते तो हम लोग ये सेक्शन की जरूरत नहीं, जितना ऑर्डर में दिया उसको पढ़ पढ़ा के नक्की हो जाते, बट ये चीजें पढ़ेंगे तो समझिए अगर एग्जाम में कोई भी कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, वी विल हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ में? और दूसरा क्या होता है ना, माई इंटेंशन वाई टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक। सी, कभी अगर कुछ अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, बराबर कि नहीं, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रोविजन में अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, एंड यू वांट टू लुक फॉर और स्टडी फॉर द अमेंडमेंट्स, तो आपको जब उस चीज का ओरिजिन मालूम होता है तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू कैन ट्रेस द एंटायर टॉपिक एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओन। समझ रहे क्या बात को? सो चीजें बहुत आसान हो जाती है जब आपको पूरा ओरिजिन से लेके एंड तक स्टोरी पता होती है उसकी। तो सही है एकदम, यस सर। चल अब आगे, अब बच्चा बात करेंगे किसके बारे में? सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 2 के बारे में। 148 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया ना, रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास डेटा है अभी कि कौन से क्लास ऑफ कंपनीज ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। खत्म हो गई बात। अब आगे बढ़े यहां से। यस सर। अब क्या बोला? इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, एंड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, मे बाय ऑर्डर, मतलब उसी ऑर्डर में इंस्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा क्या? दैट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज which are covered under subsection 1 and have a net worth of such amount as may be prescribed or turnover of such amount as may be prescribed, बराबर, shall be conducted in the manner as specified in the order। अब क्या हुआ यहां पे? देखो 148 सबसेक्शन 1 में बोला क्या मेंटेन करो? रिकॉर्ड्स। अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो उन्हीं के लिए क्या बात होगी? ऑडिट की। मालिक जिसके लिए रिकॉर्ड्स नहीं उसके लिए ऑडिट कैसे आएगा? समझे क्या बात को? जिसके लिए रिकॉर्ड्स नहीं उसके लिए ऑडिट नहीं। अब जिसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा जिनको हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोला उनमें से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनको हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ एक यहां से 10-15 बच्चे खड़े हो जाओ, यहां से कोई भी वॉलंटियरली खड़े हो जाओ ना, 10-15 बच्चे, हाँ ओके। अभी मान लो ये जो बच्चे इधर से भी कुछ 10-15 बच्चे खड़े हो जाओ वॉलंटरीली, कुछ भी है ना, ओके, बस 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 बस, ओके। अभी ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान सुनना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों फील करना है इस बात को। अब समझिए ये जो बच्चे खड़े हैं ना, बराबर, ये उस क्लास ऑफ कंपनीज में से वो बच्चे हैं जिनका टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है। ये बात समझिए आपको? यस सर। तो इन सबको, जो भी ये कंपनीज है जो खड़ी है, इन सबको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है।
बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, अभी जो ये खड़े हैं ना, उसमें से स्पेसिफिकली किसी का नेटवर्थ या टर्नओवर अगर हम लोग और लिमिट देंगे, अभी आपको हम आपको और लिमिट देंगे। अब इनमें से आपका नेटवर्थ या टर्नओवर वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता होगा तो आपने ऑडिट कराना है। तो इनमें से सबको ऑडिट करने के लिए नहीं बोलेंगे, इनको सबको ऑडिट करने नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड्स तो सबको मेंटेन करना है जो एक क्लास ऑफ कंपनीज में आता है। समझा गया बात को? बट उसमें से अब अगर कुछ कंपनीज वो नेटवर्थ या टर्नओवर का, जैसे ये कंपनीज, मान लो क्या हुआ, नेटवर्थ का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, आप लोग बैठ जाओ, सब आप लोग सिर्फ रिकॉर्ड्स, बैठ जाओ बेटा, बाबू अरे बैठ जा। आप सबको इनाम नहीं दे रहा कुछ भी, आप लोग सबको जो ये बैठ गए ना, इन्होंने सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके खत्म हो गई बात, बराबर। उधर के बच्चे बैठ जाओ, इनको सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके खत्म हो गई बात, बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट, ऑडिट का, बट दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट, रिकॉर्ड्स का। सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके खत्म करो बात को। बट अब उसके बाद जो कंपनीज रिकॉर्ड्स का चेक, रिकॉर्ड्स के साथ साथ ऑडिट वाला भी कंडीशन अगर पूरा करते हैं तो उन्हें ऑडिट भी करना पड़ेगा। समझा गया? अभी वो पढ़ेंगे अपन, बैठ जाओ सब लोग। समझ में आया? बेसिक समझ में आया क्या? यस सर। आगे बढ़े यहां से? यस सर। तो मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, ए रेडी ना? अभी ये जो है दिस विल गो टू द नेक्स्ट पेज आपका, भी ये बराबर ना बच्चा? ऐसा ड्रॉप डाउन एरो, हाँ लिखना ही है ऑब्वियसली, यस साथ में लिखेंगे, चलो साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएगा अभी ये मामला। डन? अरे 2 एरो मार के तो हो गए होंगे ना भाई, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, अभी यहां पे लिखेंगे ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, यहां पे भी लिखेंगे ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। अब आप समझिए सर, इन्होंने डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं बोला सर कि ये कंपनीज जो है ना, इन्होंने कॉस्ट रिकॉर्ड सारे कंपनीज का एक साथ लिस्ट क्यों नहीं दिया? ऐसा 2 हिस्सों में सर इन्होंने क्यों डिवाइड किया, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड? ये 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया ताकि उन्हें ऑडिट एप्लीकेबिलिटी लगाना पड़े। अब जैसे आप समझो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, इनकम टैक्स तो सबको पे करना है, चाहे वो बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, इनकम टैक्स तो पे करना ही है ना। बट बिजनेस वालों के लिए ऑडिट का लिमिट अलग, प्रोफेशन वालों के लिए लिमिट अलग। अरे बोलो हाँ या ना? ऑडिट का लिमिट अलग अलग है ना। इसको 50 लाख, उसको 1 करोड़, 2 करोड़, बरोबर ना? कि 1 करोड़? हर बार आप ऐसा कंफ्यूज करते हो यार। जो भी आपके समझ में आया ना? अरे मुझे बोलो कुछ, मेरे माई बाप, मेरा बच्चा, जो भी है जाने तो, छोड़ो ना। समझ में आया ना? सेम वे में मैं क्या बोल रहा हूं, सेम टू सेम यहां पे रेगुलेटेड सेक्टर वालों के लिए, रेगुलेटेड सेक्टर वालों के लिए ऑडिट एप्लीकेबिलिटी अलग होगा और नॉन रेगुलेटेड वालों के लिए लिमिट अलग होंगे। समझेगा बात को? यस सर। अभी मेरा बच्चा एकदम अच्छे से ध्यान देगा, नजर हटी और बहुत डेंजर वाली, अभी एकदम अच्छे से ध्यान देना। रेगुलेटेड सेक्टर वालों को, अभी लिखो मत, अभी समझो पहले। रेगुलेटेड सेक्टर वालों को ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? जब उनका, सुन रहे क्या? सुनो, जब उनका इंडिविजुअल टर्नओवर is greater than or equal to 25 crores and total turnover is greater than or equal to 50 crores.
हो गया ना प्रॉब्लम? सर आज तक हम टर्नओवर वगैरह सब बढ़िया चल रहा था, आज अभी हमें दिक्कत आई इंडिविजुअल टर्नओवर और ये टोटल टर्नओवर, और दोनों कंडीशन पूरा होना। सर ये क्या बात हो गई? आज तक हमें इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यस, इसलिए मैंने कहा कि आपको एकदम भयंकर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी आप समझिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। रेडी? यस सर। लेट अस से रैनबैक्सी एक कंपनी है, मालूम है आपको, जो किसके अंदर है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, बराबर। अब आप समझिए, देखो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, फालतू मस्ती करोगे तो अभी बहुत मजा आएगा, एग्जाम में और मजा आएगा, ठीक है ना? अब समझो रैनबैक्सी earns their income from, let us say, pharma. Let us say they earn their income from research and development, बराबर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन के लिए वगैरह फाइंड आउट करके उसके लिए पैसा भी मिलता है उनको। एंड लेट अस से और मान लो हॉस्पिटल से कुछ उनको पैसा आता होगा, हॉस्पिटल से रन करके कहीं स्टेक होगा या कुछ होगा, लेट अस से हाइपोथेटिकली, अपन उतना उनका एक्चुअल बिजनेस में नहीं जाएंगे, ठीक है ना? यस सर। सो आप कॉन्सेप्ट को समझो, जो इंडिविजुअल टर्नओवर है, अब रैनबैक्सी लिमिटेड ये तो क्या है? कंपनी है। इनका रेगुलेटर किस चीज के लिए है? फार्मास्यूटिकल। ध्यान सुनो, फार्मा से रिलेटेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? फार्मा से रिलेटेड है, बराबर। तो जो फार्मा के लिए जो टर्नओवर होगा, बराबर, वो फार्मा का टर्नओवर विल बी नोन एज, विल बी कॉल्ड एज व्हाट? हाँ, ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि सेक्टर कौन सा है? फार्मास्यूटिकल। तो जो फार्मा का बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, उसका जो टर्नओवर है उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल टर्नओवर। ये समझ में आई बात आपको? और फिर उसके बाद जो इनका फार्मा प्लस R&D एंड हॉस्पिटल, मतलब कंपनी एज अ होल, जो उनका टर्नओवर है, इसको हम बोलेंगे टोटल टर्नओवर। आई बात समझ में आपको? आप कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पे वो क्या बोलता है, जिसके लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसका इंडिविजुअल टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर, दैट इज द कंपनी एज अ होल, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। ये बात समझ में आई आपको? किसी को कुछ क्वेरी? नो सर। सेम वे में जब हम लोग यहां पे आते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए, तो हम यहां पे देखते हैं कि इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़, बराबर, एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। समझेगा बात को? तो ये कंडीशन क्या हो जाना चाहिए? इनका फुलफिल हो जाना चाहिए। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो पूछो कुछ, अगर डाउट, डिफिकल्टी, कुछ क्वेरी अगर है तो। चलो मैं वेट कर रहा हूं आपका। नो क्वेरी? ऐसा लैग मत बोल, कुछ लैग नहीं हो रहा, मेरे इधर भी चल रहा ना, हेड है। कुछ समझ में आएगा आपको? अरे बोलो ना कुछ। सो ऑडिट एप्लीकेबिलिटी रेगुलेटेड और नॉन, ये इसको नोट भी करो अभी। चलो, सो ऑडिट एप्लीकेबिलिटी रेगुलेटेड, और बीच में जगह रखना, मैंने जगह रखी क्योंकि और कंटेंट लिखने का अपने को बीच में, हाँ बीच में जगह रखना है आपको। सो ऑडिट एप्लीकेबिलिटी समझ में आया बच्चा? अगर इंडिविजुअल रेगुलेटेड सेक्टर के लिए इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। नॉन रेगुलेटेड के लिए इंडिविजुअल ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। बेस्ट। एग्जाम्पल भी लिखना है क्या? आपकी मर्जी, आपका बुक, आपका पेन, आपका टाइम। लिखना है तो लिख लेंगे।
ये हो गया इतना लिख के। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो चार्ट में मत लिखना, स्टिक नोट में कहीं चिपका के उसको लिख देना, स्टिक नोट यूज करके वहां पे एग्जाम्पल लिख देना। बट सुनो अभी मत लिखो, मैं टाइम देता हूं उसके लिए, क्योंकि और कुछ डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? रिलैक्स। कुछ बातें समझ में आ गई आपको? इसमें कुछ क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। चलो अभी मेरा बच्चा ध्यान देगा अच्छे से, देगा ना मेरा बच्चा? ओके, लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ। अभी ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मतलब अभी और इलिस्ट्रेशन, हम लोग एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे थोड़ा एक क्या, इलिस्ट्रेशन। अभी ध्यान से सुनो। अभी अगर मान लो मेरा इंडिविजुअल टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है? रेडी ना? और यहां पे अगर टोटल टर्नओवर की बात करते हैं, ऐसा लिखता हूं, टोटल टर्नओवर की बात करते हैं। इंडिविजुअल टर्नओवर 24 करोड़ फर्स्ट सिचुएशन में, इंडिविजुअल टर्नओवर 24 करोड़ बराबर, टोटल टर्नओवर 40 करोड़। मेरा बच्चा, ये अपन लेटेस्ट से बात कर रहे हैं फॉर रेगुलेटेड सेक्टर के लिए, ठीक है? तो मुझे बताओ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे क्या? क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स के लिए टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ की बात हो गई थी। ये क्लियर है एकदम? यस सर। ऑडिट की जब बात करेंगे तो सर ऑडिट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। समझ में आया ना मैं क्या इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं आपको? मतलब यहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत होगी बट ऑडिट करने की नहीं। सेकंड, इंडिविजुअल टर्नओवर इज 26 करोड़, टोटल टर्नओवर 40 करोड़। बोलो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का और ऑडिट भी करने का? ऑडिट करने का क्या? क्यों? क्योंकि सर दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। यहां पे इंडिविजुअल टर्नओवर का हो गया बट टोटल का नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? दोनों एंड लिखा हुआ है तो यहां पे भी आ जाएगा क्रॉस। तीसरा 26 करोड़, 55 करोड़, ऑडिट भी और रिकॉर्ड्स भी। सही है एकदम? यस सर। तो ऐसे अभी आप नॉन रेगुलेटेड के लिए समझ ही सकते हो इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो ये बात हो गई ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की। क्लियर है एकदम? यस। अब ये दोनों जो चीजें हैं एक स्टिक नोट पे नोट कर लो इसको, ठीक है? स्टिक नोट पे लिखना है इसको, ताकि या तो फ्रंट बैक लिखना, अगर एक जगह पे फिट नहीं हो रहा तो स्टिक नोट में फ्रंट बैक लिख के चिपका सकते हो ना इसको, बराबर? आगे पीछे लिख के, मतलब क्या क्या बोलना पड़ रहा मेरे को? चलो हरी, अब ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। यू हैव ओनली 45 सेकेंड्स टू कंप्लीट दिस। लास्ट 30 सेकेंड्स लेफ्ट। हरी अप। 15 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, टाइम अप। डन, वेरी गुड। चलो लेट्स प्रोसीड। लिखो लिखो। अरे फोटोग्राफर उतनी देर में लिख लेना। टाइम पास करोगे तो सही में फिर मैं भगा दूंगा, फिर खराब लगेगा।
चलो, शैल वी प्रोसीड नाउ? ओके, अभी जैसे और एक सिनारियो हम लोग देखते हैं। नहीं, नॉन रेगुलेटेड नहीं, वो तो अभी आप इतने समझदार हो कि उसका आंसर आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मॉडिफाई द एग्जाम्पल 1। अब थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल अभी समझने के लिए आप तैयार हो गए होंगे। अब जैसे लेटस से रैनबैक्सी की जब बात कर रहे हैं, फार्मा research and development, and let us say now they are now into medical devices also. सब वैरायटी, सब ऑप्शंस अपन कवर करेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, एकदम आराम से चलने दो। समझ में आ रहा ना? बोल के लिमिट्स पढ़ा के मैं कॉन्सेप्ट खत्म नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इजी पार्ट। यू आर नॉट हियर फॉर दैट, क्योंकि तो आप किताब में पढ़ के भी समझ सकते हो। वी आर हियर टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज। अभी इसके अंदर क्या हुआ, ये कुछ केस स्टडी में समझ में आएगा आपको? एक रेगुलेटेड में है, एक नॉन रेगुलेटेड में है। कंपनी दोनों बिजनेस कर रहा है। समझे क्या बात को? अब कुछ मजा आया कि नहीं? यस सर। तो अभी देखो और समझो, रिकॉर्ड्स के लिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़, ये क्या देखना है अपने को? टोटल टर्नओवर। अभी लिखो मत, जरा समझो। तो ये तो खत्म हो गई बात। रिकॉर्ड्स के लिए तो क्या था मालिक? टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। दैट इज सिंपल, बराबर है सर। जो मेन अभी जो इश्यू है ना सर, ये ऑडिट के लिए, क्योंकि आप समझो रिकॉर्ड्स के लिए चाहे वो रेगुलेटेड में हो या चाहे वो नॉन रेगुलेटेड में हो, रिकॉर्ड्स के लिए टोटल टर्नओवर ही देखना है अपने को 35 करोड़। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांदा नहीं है उसमें। अब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है दोस्तों? हाँ, ऑडिट के लिए। अब आप समझो, जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं और जब हम लोग रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं, रेगुलेटेड, तो रेगुलेटेड सेक्टर में यहां पे कौन आया बच्चा? फार्मा आया ना, बराबर। तो समझो, अभी लिखो मत भाई, समय दूंगा, ठीक है? पहले समझो। कोई कोई चीजें होती है जो आपको पहले समझना है फिर लिखना है, ठीक है ना? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझो, रेगुलेटेड सेक्टर के लिए सिंपली फर्स्ट फार्मा है ना, तो यहां पे फार्मा है। तो ऑडिट किसका होगा? जब हम लोग कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, पहले इतना समझ लो तो आगे बहुत आसानी होगी। ऑडिट किसका होगा? कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑडिट कंपनी एज होल का नहीं होगा। फिर से समझो, हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसके लिए मेंटेन करेंगे? फार्मा से रिलेटेड कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसके लिए मेंटेन करेंगे? अब मेरे को R&D के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन करने की जरूरत है। वो थोड़ी कि रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड में थोड़ी आ रहा है वो। ऐसा क्लैरिटी आना चाहिए अच्छे से। अभी तक आप ये सोचते थे कंपनी एज होल का कॉस्ट ऑडिट होगा, जिसके लिए इसीलिए ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ऑडिट किसका हो रहा है? रैनबैक्सी का हो रहा है, बट रैनबैक्सी में फार्मा से रिलेटेड जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि फार्मा से रिलेटेड कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ना अपने को। समझे नहीं समझे? यस सर। तो इसके लिए हम लोग को फार्मा का कॉस्ट ऑडिट करना है। तो फार्मा आया किधर? फार्मा आया किधर? रेगुलेटेड में। तो फिर आप यहां पे रेगुलेटेड के कंडीशंस देखोगे, जो कि क्या होगा? इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़, टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। ये कंडीशन आप देखोगे किसके लिए? फार्मा के लिए। अगर ये कंडीशन पूरा हुआ तो फार्मा के कॉस्ट रिकॉर्ड्स का आप ऑडिट करोगे। मान लो अगर आपको अभी ऑडिट तो एप्लीकेबल हो गया किसके लिए? फार्मा के लिए, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना ही है। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर
जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है कौन सा? मेडिकल डिवाइसेस, बराबर के नहीं? मेडिकल डिवाइसेस जो है, अब उसके लिए भी मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, वो तो डाउट ही नहीं है उसके अंदर तो, बराबर। बट उस केस में मुझे क्या देखना है कि मेडिकल डिवाइसेस का इंडिविजुअल टर्नओवर कितना है? इंडिविजुअल टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 crores एंड टोटल टर्नओवर फॉर द कंपनी एज अ होल ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 crores। अगर वैसा हुआ तो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो होंगे उसका भी ऑडिट करो। अगर मान लो सेकेंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ कि हमारा टर्नओवर सिर्फ लेटेस्ट से 60 crores है, तो भाई मेडिकल डिवाइसेस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर, बट उसका ऑडिट मत कर, बट फार्मा का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर और ऑडिट भी कर। समझा क्या? तो ऐसी बात है, जरूरी था ना ये डिस्कशन, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, ठीक है? नाउ नोट इट। सही है ना एकदम? चलो फटाफट फिनिश करते हैं इसको। आज किसी भी हालत में चैप्टर खत्म होना सही है आज ही। बोलो। नहीं नहीं, ये बीच में नहीं लिखना है बेटा, बीच में कुछ और लिखना है अपने को। बीच में अपने को ऑडिट का एग्जेम्पशन किसे मिल रहा है वो भी दिखना है अपने को। कुछ कंपनीज को ऑडिट में एग्जेम्पशन भी है, तो वो हम लोग बीच में लिखेंगे, तो वो बीच में मत लिखना। मैंने लिखा गया उसको? नहीं। माई नोट्स एंड योर नोट शुड बी एग्जैक्ट रेप्लिका। अरे क्या चालू है बे? क्या हुआ दीदी? जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? कल आना है बेटा। हाँ बेटा, याद रखेगी तेरे को। बस ना एक ही बार लिखना है यार, कितना लिख रहे हैं? हुआ? एक का हो रहा तो सबका होना चाहिए यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को ऐसा। सही है ना लॉजिकली? हाँ सही है, सही है बेटा, सही है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तेरे जैसा यूनिक नहीं देखा बट मैंने। चलो बस ना यार, कितना लिख रहे तुम? मैंने भी इतना नहीं लिखा जितना तुम लिख रहे। सही में? अच्छा, पहले क्या कर रहा था फिर तू? समझ के लिख रहा? पहले क्या कर रहा था फिर तू? बाउलेट। चलो हाँ जी बेटा, अभी यहां तक क्लियर एकदम कहानी? रिकॉर्ड्स, क्लास ऑफ कंपनीज, टोटल टर्नओवर 35 करोड़। क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी? दो, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। उसके नीचे आप समझ में आना चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? एकदम सिंपल करा है चार्ट, इसीलिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें किताब में लिखी हुई है, बट अपन इसको एक अलग स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं। अब रेगुलेटेड के लिए ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का कंडीशन अलग, नॉन रेगुलेटेड के लिए ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का कंडीशन अलग। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अभी समझो बात को, यहां पे भले ही ये कंडीशंस पूरी होती होंगी, बट कुछ कंपनीज को ऑडिट से रिलेटेड, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ऑडिट से रिलेटेड एग्जेम्पशन है। इसका मतलब कुछ समझेगा आप? हाँ वेरी गुड दीपक, प्राउड ऑफ यू बेटे। यहां पे ये एग्जेम्पशन जो है,
ये किससे रिलेटेड है? ऑडिट से, नॉट इन रिलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। आई बात समझ में? सो इवन दो अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, even though the audit applicability conditions are being fulfilled by them, but exemption में अगर ऐसी टाइप की कुछ कंपनी हो तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे नंबर 1, if the company is located in SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो भाई आप सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब प्रोविजन में, ऑर्डर में लिखा है, गवर्नमेंट की इच्छा थी वो। इफ गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, ऐसे सेक्शन में देख, इफ गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, तो जाओ सरकार को पूछ के आओ, आखिर क्यों चिड़ की, क्यों पूछ रही? समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? तो इफ द कंपनी, ये अभी साथ में लिखना है, ये साथ में लिखना है, इफ द कंपनी इज लोकेटेड अंडर SEZ। अगर किसी को SEZ का मतलब नहीं ध्यान में आता है बाद में, तो पूरा लिख लेना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नहीं तो बाद में मैसेज करके पूछेंगे सर व्हाट इज SEZ, एंड देन यू विल टेल मी सर डोंट इवन रिप्लाई टू आवर क्वेरीज, है ना? सो SEZ मींस व्हाट? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बेस्ट। नेक्स्ट, इफ देयर 75% ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, अगर उनका 75% या ज्यादा रेवेन्यू उन्हें एक्सपोर्ट्स से मिल रहा है, तो भी उन्हें ऑडिट करने की जरूरत नहीं। ये इंडिविजुअली है, ये ऐसा नहीं, ये क्यूमुलेटिवली नहीं है। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या तो 75, समझा क्या बात को? मतलब आपने तो ऐसे बोलोगे उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी होना चाहिए, फिर 75% एक्सपोर्ट से भी होना चाहिए, वैसा नहीं है। Either you are located in special economic zone or your income is 75% from exports. समझा गया? Yes sir. And third, you are generating electricity, बिजली, generating electricity for captive consumption, through captive generating plant। सो क्या हुआ यहां पे? यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। इसका मतलब क्या समझा गया? कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ओन कंजम्पशन, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर योर ओन कंजम्पशन। आई बात समझ में? देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग अंडर विच रेगुलेटेड सेक्टर, तो यू आर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हाई आर यू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? नॉट फॉर सेल, you are not generating electricity for sale, you are generating electricity for your own consumption। You getting my point? Yes sir। so इस केस में you just have to maintain what? records, there is no need for audit of it। आई बात समझ में आपको? yes sir। so इन्हें exemption मिलेगा from conducting of what? cost audit। सही है? okay। ये इसमें आपका हाफ पेज हो गया होगा अभी के 1/4 ना, बेस्ट, परफेक्ट है। 1/4 भी नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अरे अरे हंसरी के डरा रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, ए चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बराबर। सो अभी क्या हो गया यहां पे? अभी इन्हें ऑडिट एप्लीकेबल हो गया। अभी समझ रहे क्या बात को? अब अपने को आगे जो पार्ट लिखना है वो 3 चीजें लिखनी है। वो 3 चीजें कौन सी है? अभी ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, सर को पढ़ाने देना, बाद में तो आराम से बातें करना। एक बार मैं चला गया ना तो भाई, अब ऑडिट एप्लीकेबल हो गया।
अभी यहां से अपने को तीन चीजें डिस्कस करनी है, अभी लिखो मत, अभी पहले समझो, फटाफट पढ़ा देता हूं। ऑडिटर की बात होगी कि ऑडिटर कौन होगा। अब ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, वो कब रिपोर्ट करेगा और कैसे रिपोर्ट करेगा, ये वाला पार्ट अपने को भी पढ़ना है। अभी स्टेप बाय स्टेप अपन समझेगा कैसे आए अपन, पहले रिकॉर्ड्स, फिर ऑडिट, फिर ऑडिटर, समझा गया, ऐसा ये चार्ट बन रहा है, ठीक है, यस। सो अभी आते हैं यहां पे, सो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिट कंडक्टेड, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, सेक्शन ऑर्डर साइड बाय साइड रख के पढ़ा रहा हूं। द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2, अब ऑडिट सबसेक्शन 2 में ही होगा ना, बराबर, shall be conducted by whom, cost accountant in practice, who shall be appointed by board on such remuneration as may be determined by members in such a manner as may be prescribed। कुछ बहुत बढ़िया चीजें लिखी है इसके अंदर जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, समझो। यहां पे जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर है ये कौन होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इसका अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑडिटर हो, बराबर, कैजुअल वैकेंसी हो, इट विल बी फिल्ड इन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो बातें हमने पढ़ी थी वो अलग, ये है कॉस्ट ऑडिट, समझा गया। तो इसका अपॉइंटमेंट होगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसीलिए जब एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यूज कुछ भी आया तो ध्यान में रखना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब ही जो ऑडिटर 139 में अपॉइंट होता है वो, कॉस्ट ऑडिटर मतलब 148 सबसेक्शन 3 में लिखा है ना ऐसा बात है, तो वो अपॉइंटेड बाय बोर्ड, फिर चाहे वो फर्स्ट हो या सब्सिक्वेंट हो, इट विल बी डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर। और अब तीसरा, रेम्यूनरेशन। लेता हूं, सो रेम्यूनरेशन, ध्यान से सुनना, रेम्यूनरेशन बाय हूं, बाय मेंबर्स। तो मेरा बच्चा बात सुनना, फर्स्ट कॉस्ट ऑडिटर भी होगा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन विल स्टिल बी फिक्स्ड बाय मेंबर्स। 142 you remember, the remuneration of first auditor may be fixed by board of directors only if it is appointed by it। एग्जाम में आप केस स्टडी आएगा आपको कि द फर्स्ट कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन दे फिक्स द रेम्यूनरेशन, बिकॉज द रेम्यूनरेशन विल बी फिक्स्ड बाय मेंबर्स। ये बहुत जरूरी बात थी, समझ में आई बात, ये 3 बातें लिख ली आपने, यस सर, अरे मैं बोल रहा हूं ना साथ में लिखो भाई। सो ये 3 बातें लिखना, उसके बाद अपने को और 6-8 लाइन लगेंगे तो वो हिसाब से स्पेस मैनेज करना। और ये इधर जो रिकॉर्ड्स है ना, हाँ एक सेकेंड बेटा, ये रिकॉर्ड्स में यहां पे लिखना, रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड इन फॉर्म नंबर CRA1, CRA कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, CRA।
So auditor will be cost accountant in practice, appointed by board of directors. Remuneration shall be fixed by the members. Casual vacancy will be filled in by board of directors. Over? Yes sir. चलो अभी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. अभी अपने को ये जब कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, कौन अपॉइंट करेगा, रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होगा, ये सब समझ में आ गया अपने को. नाउ once the cost auditor is appointed, intimate to central government, क्योंकि ये ऑडिट करने के लिए कौन बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ना, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मालिक हम लोग ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया है. ये इंटीमेट करेंगे हम लोग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर CRA2. CRA1 में क्या हुआ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे. CRA2 में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसको इंटीमेट करेंगे. कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे. सो अब अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो काम कितने दिन में होगा, वेरी गुड. सो विद इन 30 days of appointment or 180 days from commencement of financial year, whichever is अर्लियर. कुछ पल्ले पड़ा. देखो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज होना चाहिए. इसका मतलब पहली बात, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट शुड बी डन विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कब करेंगे, वेरी सिंपल, विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर. मतलब आप समझो बात को, बोलू ना मैं, हाँ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और 20th डे पे हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को कब तक इंटीमेट करेंगे, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर. मतलब कब इंटीमेट करेंगे, 50th डे पे इंटीमेट करना पड़ेगा. बोलो ना, कुछ नहीं समझे, समझे नहीं समझे. अब देखो यहां पे ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, बराबर है कि नहीं. स्टार्ट होके यहां पे कितने दिन हो गए, 180 डेज हो गए कि नहीं हो गए. अब प्रोविजन क्या बोलता है इंटीमेशन का, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. अब मान लो 20th डे पे आपने अपॉइंट किया, तो 20th डे से 30 डेज कहां तक हो गए, 50th डे पे. तो आपने इंटीमेट कब करना है, 50th और 180 विच एवर इज अर्लियर. तो हम लोग कब इंटीमेट करेंगे, 50th डे या उसके पहले. समझे क्या बात को. ऑन दी अदर हैंड, अब जैसे अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, यहां पे 180 डेज हो गए और हमने अपॉइंटमेंट किया ऑडिटर का 170th डे पे, बराबर. तो 170th डे 200th डे, विच इज व्हाट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. ये क्या हो गया, ये 30 डेज हो गए ना फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. ये 30 डेज हुए कि नहीं हुए, यस सर. अब कब इंटीमेट करूंगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और 180 डेज विच एवर इज अर्लियर. तो सर 180 डेज इज अर्लियर. अब क्लियर है, यस सर. तो इस पीरियड में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ, बोलो. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. ये जो ऑडिटर है इसका टेन्योर कब तक होगा. नाउ दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजरल पार्ट. टेन्योर कब तक होगा इसका, नहीं रे बेटा, नहीं रे बेटा, मेरे को बोलने दे. 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और टिल submission of
ऑडिट रिपोर्ट, खत्म। मतलब समझा गया आपको? नहीं समझा ना? मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वहां से 180 दिन के अंदर उसने तो ऑडिट खत्म भी करना चाहिए, क्योंकि उसका पीरियड 180 डेज फ्रॉम दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो नहीं समझा? मैं समझाता हूं, रुको रुको, रिलैक्स रिलैक्स, गुस्सा मत करो। देखो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, बोलो ना कुछ। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होके 180 डेज के अंदर अंदर इसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, बराबर। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होके 180 डेज हो गए, तो इन भाई साहब का टेन्योर यहां तक होगा, क्योंकि ये ऑडिटर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है ना। तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होके विद इन, बोलो बच्चों, 180 डेज जो हो रहा है ना ये, अरे बोलो ना कुछ, तो ये पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, ये उसका उतना, मतलब वहां पे उसका यहां तक उसका 180 डेज, यहां पे उसका टेन्योर खत्म होगा। या अगर 180 डेज के पहले अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो काम खत्म ही हो गया ना भाई। समझा नहीं समझा? यस सर, नाउ इट्स इजी। क्या? ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या लिखा हुआ है वहां पे? हाँ, तो मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो एक ही बात हो गई ना, एंड बोलो या ये करो, क्योंकि ऑब्वियसली उसी फाइनेंशियल ईयर का अगर कमेंसमेंट होगा तो वो मतलब नहीं बनेगा। सही है एकदम? हे गाइस बोलो यस। चलो क्लोज करते हैं अभी सिंपल, अभी ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे। अभी उसका अपॉइंटमेंट हो गया, रेम्यूनरेशन डिसाइड हो गया, टर्म डिसाइड हो गया, कैजुअल वैकेंसी फिल हो गई, वो हो गया। ऑडिट करेगा भाई? अरे बोलो यस और नो। अब इसको क्या देना है यहां पे? ऑडिट रिपोर्ट। चलो दिस इज द लास्ट पार्ट, साथ में लिखो, वेरी सिंपल पार्ट है एकदम। सो ऑडिट रिपोर्ट जो है, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, इधर देखो पहले। ऑडिटर बोलो यस सर, किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कितने दिन में देगा? कुछ भी मत बोलो, ऑडिटर दे रहा है। सो विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि उसका टर्म 180 डेज तक है ना, तो उसने 180 डेज के अंदर अंदर उसने ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो कौन सा है? CRA3, अगला फॉर्म। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है अभी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोलो हाँ या ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑडिट रिपोर्ट किस तक पहुंचाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट तक। अरे बोलो भाई, तो ये पहुंचाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो कितने दिन में करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ रिपोर्ट। जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट मिला उसके 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करना है। एनी केसेस फॉर्म नंबर कौन सा होगा? CRA4। कॉस्ट ऑडिट ओवर। इजी है, चार्ट भी इजी है एकदम, बेस्ट। सो ऑडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज, फॉर्म नंबर CRA3। फॉर्म इज नाउ विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गिव इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट। करेक्ट है? इन फॉर्म नंबर CRA4। ए चलो हरी अप गाइस, कम ऑन। फिर अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट अपने को 5 मिनट में पढ़ना है, दैट इज ब्रांच ऑडिट। Then we are done with this chapter. Tomorrow we start with the new chapter. Tomorrow you guys have to get your module 1. First chapter. Tomorrow you guys have to get your module 1, okay?
So from tomorrow we'll start with all the basic things of audit now कि what actually audit is. अभी तक तो हम लोग लॉ पढ़ रहे थे ना बेसिकली, ठीक है. ओवर 1 मिनट, बाप रे. चलो ना, टाइम नहीं है यार. हो गया क्या? लास्ट 10 seconds, हरी अप. जो फाइनेंशियल ईयर है, मैं टेन्योर वाला पार्ट समझा रहा हूं. जिस फाइनेंशियल ईयर के वो ऑडिटर था, फॉर एग्जाम्पल अभी जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो अपॉइंट हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23. तो मार्च 31st 2023 को वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ. वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद का जो 180 दिन है, ये वाला, यहां तक वो काम करेगा, बराबर. यहां तक उसका टेन्योर होगा. इसलिए उसने रिपोर्ट कब तक देना है? विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही इज कंडक्टिंग द ऑडिट. अगर उसके पहले उसने रिपोर्ट दे दिया तो बोला उसका टेन्योर वहां खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या काम है? रिपोर्ट दे दिया ना भाई, है ना. ओके, चलो, आई बिलीव इट्स इजी नाउ. यस सर, यस. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वेरी सिंपल. तो ये ब्रांच ऑडिट खत्म हो गया. होमवर्क के लिए आपको ये रीड करने का है, ये बराबर के नहीं. कॉस्ट ऑडिट रीड करना है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल कॉन्सेप्ट, हाफ पेज का. ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8. फटाफट फिनिश करते हैं मालिक इसको. चलो ध्यान देना. ब्रांच मतलब क्या होता है, समझ में आता है आपको? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज ऑफिस टू डिफरेंट प्रीमाइसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? अ ब्रांच. सही जा रहे हैं अपन? यस सर. फटाफट रीड कर रहा मैं इसको, ध्यान देना. ब्रांच ऑडिटर कौन हो सकता है? कंपनी का खुद का ऑडिटर हो सकता है. मतलब जो एचओ का ऑडिटर है, ए सुनो ना मेरी बात को, जो एचओ का ऑडिटर है क्या वो ब्रांच का ऑडिट भी कर सकता है क्या? खत्म हो गई बात. बेटा बुक क्यों डाल रहे हो बैग के अंदर? नहीं, जाओ बैग के अंदर डाल के जाओ. पागल, मैं बुक से रीड कर रहा हूं, तुम बुक बंद करके. अभी बुक बंद कर, बंद ही रख, बंद कर बुक. अब खोली तो याद रखना. पागल हो गया, मैं बुक से पढ़ रहा हूं, दिख रहा है. कमाल करते हो. सो ऑडिटर जो है वो कौन हो सकता है? कंपनी का ऑडिटर हो सकता है. बोलना पड़ेगा भाई. यस सर. कंपनी का ऑडिटर ऑब्वियस सी बात है हर ब्रांच का ऑडिट तो नहीं कर सकता, तो इसीलिए कोई दूसरा क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है क्या? मतलब कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है क्या? तो एक तो कंपनी का खुद ऑडिटर जो है वो ब्रांच का भी ऑडिट कर सकता है, नंबर 1. या तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? बोलना पड़ेगा. जो अगर खुद कंपनी का नहीं जा सकता तो कोई दूसरा क्वालिफाइड व्यक्ति जा सकता है. यस सर. अगर ये फॉरेन ब्रांच है, डोमेस्टिक ब्रांच नहीं, फॉरेन ब्रांच, तो फॉरेन ब्रांच में भी कंपनी का ऑडिटर जा सकता है. हाँ. अपना कोई दूसरा क्वालिफाइड अकाउंटेंट जा सकता है. हाँ. तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कहता है? बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट कंट्री. मतलब उस कंट्री में जो क्वालिफाइड पर्सन है जो ऑडिट कर सकता है, वहां का व्यक्ति भी ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है ना. खत्म हो गई बात. समझा गया? तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक ब्रांच का ऑडिट कौन कर सकता है? एक तो कंपनी का खुद का ऑडिटर या तो कोई दूसरा क्वालिफाइड पर्सन. यही अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी का खुद का ऑडिटर, दूसरा क्वालिफाइड पर्सन या अ पर्सन क्वालिफाइड एज पर द लॉज ऑफ दैट फॉरेन कंट्री. खत्म हो गई. यस. पावर्स एंड ड्यूटीज. Powers and duties of company's auditor with reference to the audit of branch and branch auditor, if any, may be prescribed. The branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch and send it to the auditor of the company, who shall deal with it in his report in such a manner as he may consider necessary. So if you remember 143 subsection 3, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि ब्रांच ऑडिटर विल सेंड द रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर उसको कैसे डील करता है वो उसने उसके रिपोर्ट में लिखना है. ओके. फर्दर, एज पर रूल 12 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, द ब्रांच ऑडिट शैल सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन द कंपनी टू द कंपनीज ऑडिटर, एंड रिपोर्टिंग
of frauds by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent it relates to the concerned branch. मतलब ये 143(12) में जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे. आई बात समझ में? यस. अब कंपनी ऑडिट रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो मुझे 1 मिनट, आपका चैप्टर खत्म हो गया यार. और C&AG का जो पार्ट बीच में एक पेंडिंग है ना, ड्यूटीज वाला, वो मैंने आपको बोला है वो कब पढ़ेंगे हम लोग, जब गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ेंगे तभी. तो अभी आप समझो मेरी बात को. एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको, बोल रहे क्या? यस. अब देखो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सुन रहे क्या? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एचओ का टर्नओवर है 6 करोड़, ब्रांच 1 का टर्नओवर है 3 करोड़ और ब्रांच 2 का टर्नओवर है 2 करोड़. इज कारो एप्लीकेबल? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. इज कारो एप्लीकेबल? एचओ का टर्नओवर 6, ब्रांच 1 का 3, ब्रांच 2 का 2. कारो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? क्या पूछा सर आपने, मतलब क्या है यार, मतलब व्हाट इज दिस यार. फटाफट चलो खत्म करो. एक केस स्टडी डिस्कस करना है मेरे को आखिरी. चलो किसे बोलना है एप्लीकेबल, हाथ ऊपर करो, खत्म करो बात को. नॉट एप्लीकेबल बाकी सारे? हाँ जी, यस. नॉट एप्लीकेबल क्यों बेटा? कुछ भी बोल रहा हूं मैं, वो स्मॉल कंपनी है ही नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. स्मॉल कंपनी का जिक्र ही नहीं कर रहे हम लोग. ज्यादा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है. जब तक कंपनी को स्पेसिफिकली स्मॉल कंपनी वहां पे मेंशन किया हुआ नहीं है ना, तब तक हम मान के चलेंगे इट इज अ नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके, हाँ जी. बोलो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल स्टिल. विनीत? यस. बोलो क्यों बेटा? तो सुनो मेरी बात को, यहां पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि हम लोग जब टर्नओवर की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, वी सी फॉर द कंपनी एज अ होल. सो जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ना, तो आप 6 + 3 + 2 देखोगे. एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एक्सीडिंग 10 करोड़, कारो विल बी एप्लीकेबल. एग्जाम में ऐसा आपको कंफ्यूज करेंगे. सो हियर कारो विल बी एप्लीकेबल. नाउ सिंपल. एक सेकेंड, क्या एचओ का ऑडिटर कारो पे रिपोर्ट करेगा क्या? एचओ का ऑडिटर कारो पे रिपोर्टिंग करेगा क्या? ब्रांच 1 का? ब्रांच 1 का? अरे एचओ का ऑडिटर तो कारो पे रिपोर्टिंग करेगा. मैं पूछ रहा हूं ब्रांच 1 का ऑडिटर अपना ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट जब बनाएगा तो ब्रांच का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ब्रांच का इन्वेंट्री, उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा क्या? करेगा. अरे मेरे को बोलने दो, रुको, रिलैक्स. कुछ भी बोल रहे जा रहे. ब्रांच एचओ का ऑडिटर अलग है, ब्रांच का भी अलग हो सकता है ना. अरे बोलना भाई. तो अभी ये जो ब्रांच का ऑडिटर है, क्या ये ब्रांच का ऑडिटर, मुझे बताओ, क्या जब इस ब्रांच का ऑडिट कर रहा है तो उस ब्रांच का जब ऑडिट रिपोर्ट वो बनाएगा ना, तो उसमें कारो के पॉइंट्स को रिपोर्ट करेगा क्या? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना मैं. तो वो रिपोर्ट जब बनाएगा ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर कारो के पॉइंट्स का भी जिक्र करेगा वो. क्योंकि अगर कंपनी को कारो एप्लीकेबल है तो उस कंपनी के ब्रांच के भी है, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. समझा गया? और एप्लीकेबिलिटी के लिए सारा टोटल ऐसा देखना है आपको. क्लियर है एकदम? यस सर. सो हियर, हाँ वो करेंगे, रिलैक्स, करूंगा, डोंट वरी. सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट? आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज कंपनी ऑडिट. क्या कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर? यस सर. सो थैंक यू वेरी मच. कल हम लोग मिलेंगे और कल बात करेंगे अबाउट व्हाट? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल 1. सो गेट योर मॉड्यूल 1 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके? यस सर. Thank you. Bye bye. Have a great day. Thank you. Bye bye.